Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. So today's our topic is applications of Hooke's law. Hooke's law की कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कुछ इस्तेमाल हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है Hooke's law का, वो बहुत सी इस्तेमाल में यानी कि बहुत सी एप्लीकेशंस में जो है वो यूज़ होता है. हुक्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हुक्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर एक बॉडी है उसमें इलास्टिसिटी है तो उस पर सिर्फ उसकी इलास्टिक लिमिट जितनी ही फोर्स लगाई जाए, अगर हम लोग उस पर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो जो है वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी. यही चीज़ जो है हमारे पास हुक्स लॉ है. Hooke's law serves as the basic principle in wide range of application in the field of technology and engineering. Springs in many devices rely on Hooke's law for their functions such as spring, scale, balance wheel of the mechanical clocks, galvanometer, suspension system in the vehicle, and motorbikes, door hinge, matrices एंड मटेरियल टेस्टिंग मशीन में. ये सारी जो डिवाइसेस हैं और ये जो जिस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्किल से बनी हैं वो सारी हुक्स लॉ पे रिले करती हैं. उसकी वजह ये है कि इन डिवाइसेस में जो है वो स्प्रिंग यूज़ होता है. अगर इन डिवाइसेस में जो स्प्रिंग यूज़ हो रहा है अगर वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क ना करे, यानी कि अगर उस पर सिर्फ उसकी इलास्टिक लिमिट तक जितनी फोर्स ना लगे तो वो स्प्रिंग किसी काम का नहीं होता. ठीक है, हाउएवर हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन दिस स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस. हुक्स लॉ जो है वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्स के साथ अप्लाई किया जाता है. एक्सीडिंग द रेंज और लिमिट रिजल्ट इन परमानेंट डिफॉर्मेशन. अगर हम लोग रेंज का जो फोर्स की रेंज है उसको बढ़ा देंगे, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो स्प्रिंग होगा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा एंड नो लॉन्गर फॉलोज हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. सम ऑफ द यूजेस आर एलेबोरेटेड बिलो. कुछ यूजेस हैं हुक्स लॉ के जो कि हम लोगों ने जो नीचे हैं वो एलेबोरेटेड किए गए हैं. सबसे पहला है स्प्रिंग स्केल. स्प्रिंग से स्केल जो है वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं या कंप्रेशन यूज़ करते हैं स्प्रिंग की. किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट को डिटरमाइन करने के लिए. स्प्रिंग स्केल्स यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉमन स्प्रिंग्स बैलेंस. जो कॉमन स्प्रिंग बैलेंस है, जो हमारे पास द एक्सटेंशन और एलोंगेशन जो है प्रोड्यूस इज अ मेजर ऑफ द वेट. यानी कि एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, कॉमन स्प्रिंग बैलेंस. जितना वो एक्सटेंड हो रहा है यानी कि जितना वो फैल रहा है उसके फैलने से हम लोग उस जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर कर सकते हैं. इन कंप्रेशन बैलेंस स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड. जो कंप्रेशन बैलेंस होता है उसमें स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है बाय द लोड एंड द कंप्रेशन प्रोड्यूस इज मेजर बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर मूविंग ओवर स्केल. और जो हम पॉइंटर होता है जो कि स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है, हम लोग जो है वो उससे उस चीज़ का वेट मेजर कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन स्केल है. ये हमारे पास कंप्रेशन स्केल है. इस स्केल के साथ स्प्रिंग स्केल के साथ जब हम लोग कोई वेट एक्सटेंड करेंगे यानी कि लटकाएंगे तो जितना ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा उतनी हमें मेजरमेंट उसका वेट जो है पता चल जाएगा. लेकिन ये जो हमारे पास जो कंप्रेशन स्केल है यहाँ पे हम लोग वेट को स्केल के ऊपर रख देंगे तो ये जो स्प्रिंग लगा है वो हमारे पास कंप्रेस हो जाएगा और ये जो पॉइंटर है स्केल के ऊपर ये हमें उस वेट का ऑब्जेक्ट का वेट बताएगा जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर रखी थी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स. मैकेनिकल क्लॉक्स का जो बैलेंस व्हील है वो हम लोगों ने देखना है. द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स जितने भी हैं उनसे जो बैलेंस व्हील होता है वो स्प्रिंग यूज़ करता है टू कंट्रोल बैक एंड फोर्थ मोशन. बैक आगे पीछे की मोशन को मूव करने के लिए, यानी कि जो क्लॉक होता है वो सर्कुलर में मूव करता है, आगे पीछे मूव नहीं करती. हमारे पास अक्सर ये हमारे पास एक क्लॉक है तो ये इसमें भी बैलेंस व्हील यूज़ हुआ है. अगर हमारे पास ये क्लॉक है इस तरह का तो ये हमारे पास क्लॉक आगे पीछे मूव नहीं करेगा बल्कि सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा क्योंकि उसमें बैलेंस व्हील है. बैलेंस व्हील इस तरह का होता है जो कि घड़ियों में इस्तेमाल होता है. दैट रेगुलेट द स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. जो क्लॉक है उसके हाथों की स्पीड को जो है वो हाथों यानी कि वो जो नीडल्स लगी होती हैं क्लॉक में उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है. ठीक है, अब देखें ये हमारे पास बैलेंस स्प्रिंग है. ये हमारे पास ये जो व्हील है ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ये आगे पीछे की जो मोशन है उससे बचाता है हमें और सर्कुलर मोशन में मूव करता है. हमारे पास जो एप्लीकेशन है हुक्स लॉ की तीसरी वाली वो है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस. गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को
डिटेक्ट कर रही है। इट मेक्स यूज़ ऑफ अ टिनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। ये जो टिनी स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, ये हेयर स्प्रिंग कहलाते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू द ज़ीरो पोजीशन। ये जो हमारे पास जो है स्प्रिंग्स, टिनी स्प्रिंग्स जो हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल, ये हमारे पास एक कोयल है, ये गोल वाली, तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग्स हैं, टिनी स्प्रिंग्स, उस कोयल तक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पहुंचाते हैं। गैल्वेनोमीटर कोयल, इस कोयल को हम लोग गैल्वेनोमीटर कोयल कहते हैं क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में लगी है, ठीक है। तो आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू ज़ीरो पोजीशन। तो ये हमारे पास जो टिनी स्प्रिंग्स हैं वो पॉइंटर जो है हमारे पास उसको ज़ीरो पोजीशन पे भी ले आते हैं। जितनी ज़्यादा पॉइंटर की डिफ्लेक्शन होगी हमारे पास करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विद इन द रेंज। पॉइंटर की डिफ्लेक्शन होगी, करंट उतनी ही रेंज में जो है वो फ्लो करेगा। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा रेंज में फ्लो करेगा, अगर डिफ्लेक्शन कम होगी तो करंट कम रेंज में फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास जो रेड है, ये हमारे पास टिनी स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास रेड बनी हुई है, तो ये हमारे पास करंट को डिटेक्ट करती है। करंट को डिटेक्ट करके ये हमारे पास जो कोयल है, ये इसको गैल्वेनोमीटर के कोयल तक पहुंचाती है उस करंट को, जिसकी वजह से जो पॉइंटर जो होता है वो ज़ीरो पोजीशन पे भी आ जाता है दोबारा, और पॉइंटर जो है वो उतना डिफ्लेक्ट करता है, जितना डिफ्लेक्ट करता है करंट जो है उतनी रेंज तक ही मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।